इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं शुष्क खेती या जिसको ड्राई फार्मिंग के नाम से जाना जाता है उसके बारे में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने को जानना ज़रूरी है कि शुष्क खेती एक्चुअल में होती क्या है। तो सीधे शब्दों में अगर अपने बात करें कि शुष्क खेती क्या होती है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शुष्क खेती होती है ऐसी खेती जिसमें जल की बचत को महत्ता दी जाए, यानी इसमें जल की बचत ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसे परिवर्तन किए जाते हैं, कुछ ऐसी तकनीकें अपनाई जाती है, आधुनिक तकनीकें अपनाई जाती है जिसके फलस्वरूप जल की लागत कम से कम हो, जल की बचत अधिक से अधिक हो और पूर्ण फसल उत्पादन लिया जा सके। ऐसी खेती ही क्या कहलाती है? शुष्क खेती कहलाती है। चलो शुष्क खेती के बारे में अपने आज बात करते हैं। देखो, शुष्क खेती के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले अपने को जानना ज़रूरी है कि जो शुष्क खेती होती है ये शुष्क खेती क्या है, किसको कहते हैं। तो एक चीज़ थोड़ी सी इस बारे में जान लो कि बरसात के आधार पर बरसात होती है, उसके आधार पर नॉर्मली जो खेती की जाती है अपने भारत के अंदर उस खेती को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में। यानी बरसात के आधार पर खेती को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें सबसे पहला प्रकार है शुष्क खेती या जिसको ड्राई फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। यानी ड्राई फार्मिंग कहाँ की जाती है? यानी जिन क्षेत्रों में 750 mm कितना 750 या 75 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वहाँ पर जो खेती की जाती है वो कौन सी खेती की जाती है? शुष्क खेती की जाती है। चूँकि वहाँ पर बारिश कम होती है तो अपना मूल उद्देश्य क्या रहता है? नमी संरक्षण का। तो शुष्क खेती जहाँ पर की जाती है वहाँ का मूल उद्देश्य क्या होता है? नमी संरक्षण। यानी शुष्क खेती कहाँ की जाती है, या ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि जिन क्षेत्रों में 750 mm से कम वर्षा होती है वहाँ पर कौन से प्रकार की खेती की जाती है। तो कौन से प्रकार की खेती की जाती है? वहाँ पर शुष्क खेती की जाती है। और शुष्क खेती का मूल उद्देश्य क्या होता है? नमी संरक्षण। याद रखना। तो पहला प्रकार कौन सा है? शुष्क खेती। नेक्स्ट प्रकार के बारे में अपने बात करते हैं। दूसरे प्रकार की खेती है शुष्क भूमि खेती या जिसको ड्राई लैंड फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। शुष्क भूमि खेती या ड्राई लैंड फार्मिंग ये क्या होती है? जिन क्षेत्रों में 750 mm से लेकर 1150 mm तक बारिश होती है, या अपने कह सकते हैं 75 सेंटीमीटर से लेकर 115 सेंटीमीटर तक जिन क्षेत्रों में बारिश होती है वहाँ पर जो खेती की जाती है वो खेती कौन सी होती है? शुष्क भूमि खेती कहलाती है। और इसका मूल उद्देश्य क्या होता है? देखो, यहाँ पर बारिश भी ज़्यादा हो रही है और कम भी हो रही है, यानी औसतन बारिश हो रही है। तो कई जगह ऐसी होती है यहाँ पर जिन क्षेत्रों में थोड़ी सी ज़्यादा बारिश हो जाती है, कई बार कम बारिश हो जाती है, एक साल ज़्यादा हो गई, एक साल कम हो गई। तो यहाँ इन क्षेत्रों के अंदर जो मूल उद्देश्य रहता है वो रहता है भूमि व नमी संरक्षण दोनों का। यानी यहाँ पर अगर बारिश ज़्यादा हुई तो आपको भूमि संरक्षण करना है, और अगर बारिश कम हुई तो आपको नमी संरक्षण करना है। दोनों प्रोसेस एक साथ की जाती है यहाँ पर। तो दूसरा प्रकार कौन सा है? शुष्क भूमि खेती। और तीसरा प्रकार है वर्षा जनित खेती। वर्षा जनित खेती या जिसको रेन फेड फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। यानी जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है, कितनी अधिक? 1150 mm से अधिक है, या 115 सेंटीमीटर से अधिक बारिश जहाँ पर होती है वहाँ पर वर्षा जनित खेती की जाती है। यानी जिन क्षेत्रों में 1150 mm से अधिक वर्षा होती है वहाँ पर कौन से प्रकार की खेती की जाती है? वर्षा जनित खेती या रेन फेड फार्मिंग की जाती है। और चूँकि वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो वहाँ जो फसलें ली जाती है या जो खेती की जाती है उसका मूल उद्देश्य क्या होता है? उसका मूल उद्देश्य होता है एक तो जल निकास, यानी क्योंकि जल अतिरिक्त जल है जो खेत में भरेगा तो फसल पैदा नहीं होगी।
तो इसलिए क्या करते हैं, उसका मूल उद्देश्य क्या होता है, एक तो जल निकास होता है और एक उद्देश्य और होता है जो होता है भूमि संरक्षण। क्योंकि अपने पहले ही बात कर चुके हैं, जिन क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर एक उद्देश्य भूमि संरक्षण का भी होता है। तो मैंने आपको खेती के कुल 3 प्रकार बताए। सबसे पहले शुष्क खेती या ड्राई फार्मिंग, जिन क्षेत्रों में 750 mm से कम बारिश होती है वहाँ पर ड्राई फार्मिंग की जाती है या शुष्क खेती की जाती है, जिसका मूल उद्देश्य क्या होता है, नमी संरक्षण करना। और आज का अपना टॉपिक भी ड्राई फार्मिंग ही रहेगा, यानी इसके बाद में जो अपने बात करेंगे वो ड्राई फार्मिंग के बारे में ही करेंगे, शुष्क खेती के बारे में ही करेंगे। दूसरा प्रकार है शुष्क भूमि खेती, जिसको ड्राई लैंड फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। और जिन क्षेत्रों में 750 mm से 1150 mm तक बारिश होती है वहाँ पर शुष्क भूमि खेती की जाती है। और शुष्क भूमि खेती का मूल उद्देश्य क्या होता है, भूमि व नमी संरक्षण। तीसरे प्रकार की खेती है वर्षा जनित खेती, जिसको रेनफेड फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। रेनफेड फार्मिंग के अंदर क्या होता है, जिन क्षेत्रों में 1150 mm से अधिक वर्षा होती है वहाँ पर वर्षा जनित खेती की जाती है। और वर्षा जनित खेती का मूल उद्देश्य क्या होता है, जल निकास। याद रखना, इसमें से इन तीनों में से जो ड्राई फार्मिंग है वो क्वेश्चन एक बार जेट के अंदर 2018 के अंदर पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। तो तीनों प्रकार बढ़िया तरीके से क्लियर करना। अब अपने बात करते हैं कंप्लीट शुष्क खेती के बारे में। शुष्क खेती के बारे में बात करने से पहले या शुष्क खेती अपनाते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में बात करने से पहले कुछ शुष्क खेती के बारे में जान लेना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले भारत के अंदर क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है, जो भी है सारी बातें हैं वो शुष्क खेती के बारे में अपने सबसे पहले जानते हैं। तो सबसे पहले शुष्क खेती के बारे में अगर बात करें, चलो तो बात करते हैं शुष्क खेती के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, जो कुछ इंडिया से संबंधित है, कुछ और भी हैं। चलो बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में, अपने भारत के अंदर अगर शुद्ध कृषि योग्य भूमि देखें, जितनी भी कुल भूमि है उसमें से एक तो कुल कृषि योग्य भूमि होती है, एक होती है शुद्ध कृषि योग्य भूमि, यानी जिसमें खरीफ और रबी दोनों सीजन के अंदर फसल की बुआई की जाती है, वो होती है शुद्ध कृषि योग्य भूमि। तो अगर शुद्ध कृषि योग्य भूमि देखें तो अपने भारत में 142 मिलियन हेक्टेयर भूमि है वो शुद्ध कृषि योग्य है। और उस शुद्ध कृषि योग्य भूमि के 58% भाग पर शुष्क खेती की जाती है। यानी शुद्ध कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर शुष्क खेती या ड्राई फार्मिंग की जाती है, 58% भाग। याद रखना कितने प्रतिशत भाग पर, 58% भाग पर। अब इससे एक चीज़ और निकलेगी, थोड़ी सी ध्यान देना। दूसरा पॉइंट देखो, भारत में जितना कुल अनाज उत्पादन होता है उसका 42% भाग, कितने प्रतिशत, 42% शुष्क खेती द्वारा उत्पन्न होता है। कितना प्रतिशत भाग उत्पन्न हो रहा है अनाज का, 42% भाग। तो देखो 58% तो क्या हो रहा है, क्षेत्रफल है, और 42% क्या है, अनाज है। यानी उत्पादन, अनाज का जो उत्पादन है वो कितना हो रहा है, 42%, और क्षेत्रफल कितना है, 58%। दोनों को जोड़ें तो टोटल होते हैं 100%। अब इससे 2 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। एक तो 100% आ गया, देखो याद करने का सबसे बेस्ट तरीका 58% क्षेत्रफल और 42% उत्पादन, 100%। एक तो ये। दूसरा, तो जब शुष्क खेती से इतना हो रहा है तो जो सिंचित खेती है उनसे कितना हो रहा है, तो सिंचित खेती से ठीक इसका उल्टा कर दो। यहाँ पर 42% उत्पादन था, तो सिंचित खेती के अंदर क्या हो जाएगा, 42% तो क्षेत्रफल शुद्ध कृषि योग्य भूमि का सिंचित खेती के अंतर्गत आता है, और 58% उत्पादन सिंचित खेती के अंतर्गत आता है। तो दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ, ढंग से करा। तीसरा, राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर जितना क्षेत्रफल है कुल कृषि योग्य, उसमें 62% क्षेत्रफल पर शुष्क खेती की जा रही है। कुल क्षेत्रफल पर राजस्थान में शुद्ध कृषि योग्य नहीं है, कुल जितना क्षेत्रफल है उसमें से
62% क्षेत्रफल पर शुष्क खेती की जा रही है, क्योंकि राजस्थान में अपने एक चीज़ जानते हैं कि बारिश कम होती है और यहाँ का मूल उद्देश्य मतलब अधिकतर कौन सी खेती अपनाई जाती है, शुष्क खेती ही अपनाई जाती है। चौथा पॉइंट है विश्व की कुल औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, 1000 mm है। ये थोड़ा सा याद रखना अतिरिक्त है, लेकिन जब शुष्क खेती के बारे में बात हो रही है तो वर्षा के बारे में भी बात करना अत्यंत आवश्यक है। तो इस बारे में अगर अपने बात करें तो कुल विश्व के अंदर की जो विश्व की कुल औसत वार्षिक वर्षा है वो कितनी है, 1000 mm है। 1000 mm यानी 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में बात करें तो विश्व की कुल औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, 100 सेंटीमीटर या 1000 mm है। याद रखना विश्व की कितनी है, 1000 mm। भारत की बात करें तो भारत की कुल औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, 1195 mm या सेंटीमीटर के अंदर बात करें तो 119.5 सेंटीमीटर। भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, 119.5 सेंटीमीटर। और राजस्थान के बारे में बात करें तो 575 mm ये मिलीमीटर या 57.5 सेंटीमीटर। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, 57.5 सेंटीमीटर। एक याद रखना विश्व की कुल औसत वार्षिक वर्षा 1000 mm या 100 सेंटीमीटर और भारत की कुल औसत वार्षिक वर्षा 1195 mm या 119.5 सेंटीमीटर। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा 575 mm या 57.5 सेंटीमीटर है। सातवां पॉइंट है ये अपने थोड़ा सा राजस्थान से संबंधित है, क्योंकि राजस्थान में शुष्क खेती अधिक अपनाई जाती है, तो अपने इसके बारे में बात करते हैं। राजस्थान के अंदर देखो, राजस्थान के अंदर जिस सीज़न या जिस साल जो जितनी बारिश होती है उसकी अगर 75% ही बारिश हो रही है, ठीक है, मान लो 100 सेंटीमीटर हर साल बारिश होती है राजस्थान में, तो एक साल इस साल क्या हुआ कि 75 सेंटीमीटर ही बारिश हो रही है, तो इसका मतलब है कि बारिश कम हुई है। तो कम हुई है तो इसको अपने बोलते हैं सामान्य सूखा। क्या कहा जाता है, जिस वर्ष सामान्य से 75% बारिश होती है तो उसे सामान्य सूखा कहते हैं, और जिस वर्ष सामान्य से 50% बारिश होती है तो उसे भयंकर सूखा कहा जाता है। यानी हर साल जितनी बारिश हो रही है उसकी आधी ही इस साल अगर हुई है तो उसे क्या कहेंगे, भयंकर सूखा कहा जाता है। ठीक है, अब है बात करते हैं एक छोटे से और अतिरिक्त पॉइंट के बारे में। जब पौधे तनाव के अंदर होते हैं, तनाव मतलब पौधे के अंदर कोई रोग लगा हुआ है या पानी की कमी है, सूखे की स्थिति है पौधे के अंदर, तभी पौधा तनाव में होता है। तो जब पौधा तनाव में होता है या सूखे की स्थिति में होता है तो पौधे के अंदर एक हार्मोन बनता है जिसका नाम है प्रोलीन। उसको प्रोलीन हार्मोन या एमिनोमल कह सकते हैं। तो जब पौधा सूखे की स्थिति में होता है या तनाव के अंदर होता है तो उसमें प्रोलीन नामक एक एमिनो अम्ल बनता है जो क्या करता है, पौधे की सुरक्षा करता है। एक चीज़ और याद रखना छोटी सी, कई बार क्या लिखा रहता है, हार्मोन पूछ लेते हैं और वहाँ पर प्रोलीन ऑप्शन में ही नहीं होता, या सूखे की स्थिति में ये पूछ लिया, या तनाव की स्थिति में पौधे की सुरक्षा कौन सा हार्मोन करता है, और वहाँ पर प्रोलीन ऑप्शन में होता ही नहीं है। तो प्रोलीन ऑप्शन में नहीं होगा तो वहाँ पर ऑप्शन में एक चीज़ दी होगी जिसको बोलते हैं एब्सेसिक एसिड। एब्सेसिक अम्ल, ये एब्सेसिक अम्ल या जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ABA, ये भी पौधे की सुरक्षा करता है। ABA या एब्सेसिक अम्ल भी पौधे की सुरक्षा करता है। कब, जब स्थिति उत्पन्न हो जाए सूखे की या पौधे में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए तब। तो चलो नेक्स्ट अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अब अपने पूर्ण बात करेंगे शुष्क खेती के बारे में। कंप्लीट जानकारी कैसे करते हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती है, क्या क्या तरीके अपनाते हैं। चूँकि एक चीज़ तो अपने को श्योर हो गई कि शुष्क खेती के अंदर जो मूल उद्देश्य क्या होता है शुष्क खेती में, या मूल जो उद्देश्य होता है, मूल अपनी क्रियाएं करने का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है शुष्क खेती में,
वो होता है नमी संरक्षण या जल का अधिक से अधिक बचाव करना और उत्पादन को बनाए रखना। ये मूल उद्देश्य अपना होता है। तो इसके लिए अपने क्या करते हैं, तो वो सारी चीज़ें अपने इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्राई फार्मिंग या शुष्क खेती के बारे में। तो शुष्क खेती का मुख्य उद्देश्य नमी संरक्षण होता है। अपने पहले ही बात कर चुके हैं कि शुष्क खेती का मूल उद्देश्य क्या होता है, नमी संरक्षण। और नमी संरक्षण के लिए, नमी को बचाने के लिए, जल को बचाने के लिए कौन कौन सी क्रियाएं अपनाई जाती है उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली क्रिया या तकनीक जो अपनाई जाएगी वो है वाष्पोत्सर्जन में कमी करना। अगर अपने पौधे के वाष्पोत्सर्जन में कमी कर देंगे, देखो एक चीज़, एक फैक्ट है, छोटा सा बायोलॉजिकल फैक्ट है कि पौधे जितना जल ग्रहण करते हैं उस जल का 99% पौधे जो रंध्र है उनकी पत्तियों के ऊपर उपस्थित उन रंध्रों के द्वारा उड़ा देते हैं। कितना जल उड़ा देते हैं, 99% जल, जितना पौधा कुल जल ग्रहण करते हैं उसका 99% जल पौधे रंध्रों के द्वारा वाष्प के रूप में उड़ा देते हैं, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो अगर अपने उस वाष्पोत्सर्जन के अंदर कमी करते हैं तो क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन कम होगा और अपने जल की बचत होगी। तो उस वाष्पोत्सर्जन में कमी करने के लिए भी कुछ तकनीकें अपनाई जाती है। तो वो कौन सी है, देखो पढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। पौधों में वाष्पोत्सर्जन में कमी करने हेतु निम्न रसायनों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कुछ रसायन हैं जिनका प्रयोग करके अपने वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से रसायन हैं, सबसे पहले रसायनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले रसायन है रंध्रों को बंद करने वाले रसायन, यानी ऐसे रसायन जो क्या करते हैं, जो पौधे की पत्तियां हैं उनके ऊपर जो रंध्र है उन रंध्रों को ही बंद कर देते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन होगा ही नहीं, ठीक है, और जल की बचत होगी। ऐसे रसायन कौन कौन से हैं, ऐसे रसायन है एट्राजीन, वही अपना खरपतवारनाशी एट्राजीन, ये भी है, और एक PMA यानी पॉलीमर्क्यूरिक एसीटेट। ये दो ऐसे रसायन हैं जो क्या करते हैं, पौधों के अंदर रंध्रों को बंद कर देते हैं, और रंध्रों को बंद करने से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं हो पाती और जल की बचत होती है। दूसरे प्रकार के रसायन के बारे में बात करते हैं। दूसरे प्रकार के रसायन है परत या फिल्म बनाने वाले रसायन। ये क्या करते हैं, देखो जैसे कोई पत्ती है, उस पत्ती के ऊपर ये रसायन क्या करते हैं, जो छोटे छोटे रंध्र है इन रंध्रों के ऊपर एक परत बना देते हैं, एक परत के रूप में पूरी पत्ती के ऊपर फैल जाते हैं। फैलने से क्या होता है कि वो एक प्रकार से जो रंध्र हैं उन रंध्रों के ऊपर आ जाते हैं, जिससे रंध्र ही बंद हो जाते हैं। ये बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो सीधे रंध्र बंद कर रहे थे अंदरूनी तरीके से, जो पहले वाले रसायन थे, और ये जो परत बनाने वाले रसायन है ये ऊपर परत बनाकर रंध्रों को बंद करते हैं। तो ये रसायन कौन से हैं देखते हैं। ये रसायन, इनके उदाहरण है हेक्साडिकोनल, मोबिलिन, तेल, मोम, एसिटाइल एल्कोहल, एसिटाइल एल्कोहल। और एक चीज़ मोबिलिन जो है, ये मोबिलिन है, मोरिलिन नहीं है, मोबिलिन, मोबिलिन या जिसको बोलते हैं ऑयल, मोबिलिन या ऑयल, हेक्साडिकोनल, मोबिलिन, तेल, मोम, एसिटाइल एल्कोहल। ये रसायन हैं जो क्या करते हैं, पौधे की पत्तियों के ऊपर एक परत बना देते हैं, और उन परत के कारण जल की हानि पौधे से नहीं होती है। और पौधे से अगर जल की हानि नहीं होगी तो पौधा भूमि से कम जल ग्रहण करेगा और भूमि के अंदर नमी का संरक्षण होगा। ये परत फलों के ऊपर भी चढ़ी होती है, देखा होगा, नमी बचाने के लिए, फलों को खराब होने से बचाने के लिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, तीसरे कौन से रसायन है, तीसरे रसायन है प्रकाश को परावर्तित करने वाले रसायन। ये क्या करते हैं, ये जैसे ही प्रकाश की किरण, देखो
पौधा वाष्पोत्सर्जन क्यों करता है? पौधा पत्तियों के अंदर, पत्तियों में भोजन निर्माण होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पौधों के अंदर। तो जब भोजन का निर्माण होता है तो उसमें कुछ एंजाइम काम करते हैं और वो एंजाइम एक उचित टेम्परेचर या तापमान पर ही कार्य करते हैं। तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तियों के अंदर तापमान को बनाए रखने के लिए होती है। ठीक है। और अगर कोई ऐसी चीज पत्तियों के ऊपर आ जाए, कुछ ऐसा रसायन पत्तियों के ऊपर आ जाए जो प्रकाश की किरण को पत्तियों तक पहुंचने ही न दे, जिसके कारण प्रकाश की किरण वापस रिफ्लेक्ट होकर पत्तियों से वापस चला जाए और पत्तियों का तापमान न बढ़े। और अगर पत्तियों का तापमान नहीं बढ़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होगी। तो ऐसे रसायन कौन से हैं जो प्रकाश को परावर्तित करते हैं? एक तो चूना है और एक है केओलिन है। दोनों ही सफ़ेद रंग के हैं जो प्रकाश को परावर्तित करते हैं। क्योंकि आप इस चीज़ को जानते हो कि सफ़ेद रंग हमेशा ठंडा रहता है। एक है वृद्धि अवरोधक पदार्थ। वृद्धि अवरोधक पदार्थ कौन से होते हैं? वृद्धि अवरोधक पदार्थ, वृद्धि अवरोधक यानी रोकना या कम करना, जो पौधे की वृद्धि को रोक देते हैं, वो पदार्थ कौन से होते हैं? वृद्धि अवरोधक पदार्थ। देखो, नॉर्मली अगर पौधे की वृद्धि होती है तो पौधे की जो पत्तियां हैं उन पत्तियों का आकार भी बढ़ता है, और उन पत्तियों का अगर आकार बढ़ेगा तो उन पत्तियों के ऊपर जो रंध्र है उन रंध्रों की संख्या भी बढ़ेगी, और अगर रंध्रों की संख्या बढ़ेगी तो पौधे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी अधिक करेंगे। अगर अपने साइकोसेल, जो इसका उदाहरण है, जिसको ट्रिपल सी के नाम से भी जाना जाता है, इसका छिड़काव अगर पौधों पर कर दें तो ये पौधे की वृद्धि को रोक देगा, जिससे पत्तियों का साइज छोटा रहेगा, रंध्रों की संख्या कम होगी और वाष्पोत्सर्जन में भी कमी आएगी। ठीक है। तो कुल 4 प्रकार के पदार्थ हैं। सबसे पहला रंध्रों को बंद करने वाले रसायन एट्राजिन, पीएमए यानी पॉलीमर्क्यूरिक एसीटेट, और एक परत या फिल्म बनाने वाले रसायन जैसे हेक्साडिकोलिन, मोबिलिन, तेल, मोम, एसिटाइल अल्कोहल, और एक है प्रकाश को परावर्तित करने वाले रसायन जैसे चूना, केओलिन, और एक है वृद्धि अवरोधक पदार्थ जैसे साइकोसिल या ट्रिपल सी के नाम से जिसको जाना जाता है। आगे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट, शुष्क खेती के अंदर अपनाने योग्य दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट था कि अपने वाष्पोत्सर्जन में कमी करें। दूसरा पॉइंट है जुताई, यानी जुताई के अंदर क्या ध्यान रखें कि नमी का संरक्षण हो सके। देखो, शुष्क खेती के अंदर अपना उद्देश्य रहता है कि थोड़ी बहुत जो बारिश हो रही है उस बारिश के फलस्वरूप जो खेत में जल आया है वो खेत के अंदर ही रहे, बह के बाहर नहीं जाए। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि अगर अपने ग्रीष्म काल में, यानी लगभग रबी की फसल काटने के बाद जब खेत खाली रहता है, उस टाइम अगर गहरी जुताई कर दें बड़े हल से, तो गहरी जुताई कर देंगे तो उस जुताई के फलस्वरूप क्या होगा कि अगर बारिश होगी तो भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ेगी और भूमि अधिक जल ग्रहण करेगी, जिससे भूमि के अंदर नमी का संरक्षण अधिक होगा। तो शुष्क कृषि के अंदर या शुष्क खेती जब अपने करते हैं, ड्राई फार्मिंग करते हैं, तो ग्रीष्मकालीन जुताई है वो अवश्य करनी चाहिए। और भी उसके कई फायदे हैं, कीट वगैरह नष्ट हो जाते हैं, कुछ खरपतवारों के जो अवशेष हैं, बीज है, वो भी नष्ट हो जाते हैं। बहुत सारे फायदे हैं ग्रीष्मकालीन जुताई के। एक चीज़ थोड़ी सी याद रखना, ग्रीष्मकालीन जुताई ही करते हैं, बाकी अपने को जो भू परिष्करण क्रियाएँ हैं वो शुष्क खेती के अंदर कम से कम करनी चाहिए ताकि नमी का संरक्षण अधिक रहे। उसके बाद में अपने बात करते हैं 3 नंबर पॉइंट के बारे में, जिसका है बुआई समय। देखो, मानसून का किसी को पता नहीं होता कि कब आएगा, कोई शोर नहीं है। लेट भी हो सकता है जल्दी आ जाए, हो सकता है लेट आ जाए।
तो मानसून आने के बाद में अपने को डिसाइड करना है कि अपने को कौन सी फसल बोनी है। मानसून से पहले डिसाइड नहीं करना, मानसून आने के बाद ये चीज़ डिसाइड करनी है कि अपने को कौन सी फसल बोनी है। जैसे अगर मानसून लेट आया, देरी से आया, तो अपने ये करेंगे कि कुल कम अवधि की, जैसे आलू वगैरह है या कोई ऐसी फसल है, दलहनी फसल है जो बहुत ही छोटी अवधि की होती है, तो उन फसलों की बुआई करते हैं ताकि अपनी फसल देरी से बोने का कोई मतलब नुकसान न हो और अपने फसल का उत्पादन भी उचित हो सके। और अगर मानसून समय पर है तो जो फसल अपने को लेनी है, जैसे बाजरा वगैरह है मानसून के बाद में, या कोई और फसल है, तो वो अपने ले सकते हैं। तो बुआई समय के अंदर देखो, शुष्क खेती मानसून पर आधारित होती है, अतः अगर मानसून देरी से आए तो कम अवधि की फसल जैसे दलहन आदि की बुआई करनी चाहिए, ये याद रखना। ठीक है, अगला पॉइंट के बारे में बात करते हैं। 4 नंबर पॉइंट है बीज दर। शुष्क खेती के अंदर क्या करते हैं, जितनी बीज दर अपने डालते हैं नॉर्मली, जैसे गेहूं की बात करें, सामान्य भूमि के अंदर या सामान्य खेती के अंदर गेहूं की बीज दर डालते हैं 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर औसतन। कितनी डालते हैं? 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर औसतन सामान्य खेती के अंदर। लेकिन शुष्क खेती के अंदर बीज दर हमेशा ही 10 से 15% अधिक रखी जाती है। क्यों रखी जाती है वो भी बताऊंगा। गेहूं के अंदर जैसे बात करें तो सामान्य खेती के अंदर 100 किलोग्राम बीज दर रखी जाती है, परंतु अगर शुष्क खेती करते हैं तो शुष्क खेती के अंदर यही बीज दर बढ़ा के 115 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कर दी जाती है। यानी बीज दर अधिक रखी जाती है शुष्क खेती में। कितनी रखी जाती है? 10 से 15% अधिक बीज दरें शुष्क खेती के अंदर रखी जाती है। अब क्यों रखते हैं इसके बारे में बात करते हैं। इसलिए रखते हैं क्योंकि शुष्क खेती के अंदर पहले भूमि के अंदर नमी कम है, तो पौधे का अंकुरण तो हो जाएगा। मैंने आपको बताया था पिछले टॉपिक के अंदर। अगर पिछला टॉपिक आपने नहीं पता है तो लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, पढ़ लेना। 20 जो टॉपिक है वो। तो जो बीज है वो कुछ बीज उग तो जाएंगे, उग तो सारे ही बीज जाएंगे, अंकुरण तो सारे बीजों का हो जाएगा जितने अपने डाले हैं। लेकिन कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनका एम्ब्रियो कमज़ोर होता है, भ्रूण कमज़ोर होता है, तो वो उगते ही नष्ट हो जाएंगे। तो अगर 15 से 20% बीज भी नष्ट हो तो अपने जो बाकी बीज बचे हैं वो तो सही स्वस्थ रहे ना, उनके पौधे अच्छे बने, जो थोड़ी पानी की अगर कमी भी हो तो उसको भी सह सके। इसलिए बीज दर 10 से 15% अधिक रखी जाती है। 5 नंबर पॉइंट है पौधों की संख्या। शुष्क खेती के अंदर पौधों की संख्या सामान्य से 10 से 15% कम रखी जाती है। बीज दर तो रखी जाती है 10 से 15% अधिक और पौधों की संख्या रखी जाती है 10 से 15% कम। इसका कारण है क्योंकि आप एक छोटा सा उदाहरण देके समझाता हूँ मैं। अपने चाहते हैं कि अगर मान लो कम पानी है अपने पास, सिंचाई की मात्रा कम है, तो देखो मान लो अपने पास 100 लीटर पानी है और उस 100 लीटर पानी से मैं 100 पौधों को अच्छी तरह से पका सकता हूँ। ठीक है, और मेरे पास कोई ऐसी फसल है जिसके 1 बीघा के अंदर 120 पौधे हैं। कितने पौधे हैं? 120 पौधे हैं 1 बीघा के अंदर। अब मैं एक तो ये 100 लीटर पानी 100 पौधों के अंदर दूं और एक ये पानी दूं मैं 120 पौधों के अंदर। अगर मैं ये 100 लीटर पानी 100 पौधों के अंदर देता हूं तो 100 पौधे बड़े अच्छे तरीके से तैयार होंगे और उत्पादन पूर्ण देंगे, दाने अच्छे बनेंगे, उत्पादन अच्छा होगा 100 पौधों का। और अगर मैं यही पानी पूरे पौधे यानी 120 पौधों को दूं तो
हो तो 120 पौधों में अनाज जाएगा, लेकिन दाने थोड़े कमज़ोर रह जाएंगे, जिसका उत्पादन पर असर पड़ेगा। उत्पादकता पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उत्पादन पर असर पड़ेगा। भाव कम मिलेंगे बाज़ार में, किसान को एक प्रकार से लॉस होगा। तो इसलिए हमेशा ही शुष्क खेती के अंदर क्या करते हैं कि पौधों की जो संख्या है वो 10 से 15% कम रखी जाती है। सामान्य से कितनी कम रखी जाती है? 10 से 15%। याद रखना, शुष्क खेती में बीज की मात्रा 10 से 15% अधिक और पौधों की संख्या 10 से 15% कम रखी जाती है। चलो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अगला पॉइंट है खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक के बारे में अगर बात करें तो देखो, नॉर्मली जब अपने खेती करते हैं तो 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर खाद डाली जाती है सामान्य खेती के अंदर, और उर्वरक जितने यूज किए जाते हैं उतने किए जाते हैं। जैसे अपने फॉर एग्जाम्पल वीट के बारे में ही बात कर लेते हैं, गेहूं के बारे में ही बात कर लेते हैं। अगर सामान्य रूप से देखें तो गेहूं में नाइट्रोजन डाली जाती है 120 किलोग्राम, फास्फोरस डाली जाती है 60 किलोग्राम और पोटेशियम डाला जाता है 40 किलोग्राम। यानी ये रेशो कितना रहता है? 120, 60, 40 का सामान्य खेती के अंदर। परंतु शुष्क खेती में क्या करते हैं, ये जो खाद अपने डाली थी 20 से 25 टन, ये खाद तो 20 से 25 टन ही रखते हैं। खाद कितनी रखते हैं? 20 से 25 टन ही रखते हैं। परंतु जो उर्वरक है उसकी मात्रा कितनी कर दी जाती है? आधी कर दी जाती है। यानी शुष्क खेती के अंदर उर्वरक सामान्य से आधे डाले जाते हैं, क्योंकि इसका कारण है उर्वरक अगर अपने ज़्यादा देंगे तो जल की मात्रा भी ज़्यादा आवश्यक होगी। इसलिए हमेशा क्या करते हैं, उर्वरक आधे डाले जाते हैं। और खाद अपने को पूरी डालनी है, खाद ज़्यादा ही डालनी है, कम नहीं करनी। शुष्क खेती के अंदर खाद की मात्रा हमेशा ही पूरी दी जाती है, परंतु उर्वरक की मात्रा कितनी दी जाती है? सामान्य से आधी। और जो उर्वरक दिए जाते हैं, जैसे देखो सामान्य खेती के अंदर तो क्या करते हैं, जितने उर्वरक होते हैं उसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस की पूरी, फास्फोरस और पोटेशियम दोनों की ही पूरी मात्रा जो है वो बुआई के समय दे दी जाती है सामान्य खेती में। और जो आधी नाइट्रोजन बचती है उसके 2 भाग करने के बाद में 1 भाग अपने दे देते हैं पहली सिंचाई के समय और दूसरा भाग दे देते हैं दूसरी सिंचाई के समय। ये तो है सामान्य खेती के अंदर। परंतु शुष्क खेती के अंदर क्या करते हैं, जितने भी अपने पास नाइट्रोजन है, जितने भी अपने पास फास्फोरस है, जितना भी अपने पास पोटेशियम है, वो NPK तीनों की पूर्ण मात्रा बुआई के समय ही दे दी जाती है। डालनी तो आधी है, परंतु पूर्ण आधी जो पूर्ण है वो पूर्ण मात्रा बुआई के समय दे दी जाती है। अगर अपने जैसे गेहूं है, गेहूं के अंदर अगर आधी मात्रा लेंगे तो कितनी लेंगे? शुष्क खेती के अंदर नाइट्रोजन 60 किलोग्राम और फास्फोरस 30 किलोग्राम, पोटेशियम 20 किलोग्राम, 60-30-20 लेंगे। तो ये जो 60-30-20 किलोग्राम है ये पूरी की पूरी मात्रा ये अपने के बुआई के समय फसल के अंदर दे देंगे। एक चीज़ और याद रखना, शुष्क खेती के अंदर क्या करते हैं कि नॉर्मल खेती के अंदर जो उर्वरक है वो ऊपर छिटक के पानी लगा देते हैं, परंतु शुष्क खेती के अंदर अपने सिंचाई की मात्रा होती नहीं है, कम होती है। तो क्या करते हैं, उर्वरक हमेशा ही भूमि के अंदर लगभग 5 सेंटीमीटर, सामान्य से 5 सेंटीमीटर अधिक गहराई के अंदर दिए जाते हैं, ताकि गहराई में नमी की मात्रा बनी रहती है, जिससे उर्वरक अच्छे से घुल जाए। ठीक है, याद रखना 5 सेंटीमीटर अति गहराई में दिए जाते हैं। तो एक बार और पढ़ते हैं इसको। खाद एवं उर्वरक। शुष्क खेती में खाद सामान्य रूप से दी जाती है, परंतु उर्वरकों की मात्रा सामान्य से आधी रखी जाती है, जो बुआई के समय ही दे दी जाती है। शुष्क खेती में उर्वरक सामान्य से 5 सेंटीमीटर अधिक गहराई में डाले जाते हैं, याद रखना। अगला टॉपिक है बीज उपचार। देखो बीज उपचार कैसे करते हैं, ये अपने पिछले टॉपिक बीज के अंदर बात कर चुके हैं। तरीका जो FIR तरीका है क्या होता है उसके बारे में अपने पिछले टॉपिक के अंदर बात कर चुके हैं।
शुष्क खेती के अंदर बीज उपचार वैसे तो सामान्य तरीके से करना ही है अपने को, फंगीसाइड से भी करेंगे, इंसेक्टिसाइड से करेंगे अगर ज़रूरत है तो, राइजोबियम कल्चर से भी करेंगे अगर दलहनी फसल है तो, या कोई दूसरे कल्चर से करेंगे अगर कोई दूसरी फसल है तो। बीजोपचार तो सामान्य रूप से करना ही है, परंतु उन बीजों को इन रसायनों से उपचारित करने से पूर्व जल द्वारा भी उपचारित किया जाता है, यानी इनको कुछ समय के लिए जल में भिगोकर भी रखा जाता है ताकि इनका अंकुरण अच्छे से हो सके। यानी जो बीज हैं वो भूमि के अंदर ग्रहण करने वाले थे, अवशोषित करने वाले थे, वो जल वो कहाँ पहले ही अवशोषित कर लेंगे, जिससे उनका अंकुरण अच्छा हो जाएगा। तो देखते हैं, बुआई से पूर्व बीजों को पानी में कुछ समय के लिए भिगो कर रखते हैं जिससे अंकुरण बढ़ जाता है। शुष्क खेती के अंदर बीजों को भिगोना अत्यंत आवश्यक है। अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण के बारे में। शुष्क खेती के अंदर खरपतवार नियंत्रण है वो केवल रासायनिक विधियों द्वारा ही किया जाता है। याद रखना, कौन सी विधियों द्वारा? रासायनिक विधियों द्वारा ही किया जाता है अधिकतर। अगर आप कोई जैविक विधि अपनाना चाहें तो अपना सकते हैं, यांत्रिक विधि नहीं अपनानी है। शुष्क खेती के अंदर कभी भी यांत्रिक विधि को नहीं अपनाया जाता है, केवल रासायनिक विधियों को अधिकतर शुष्क खेती के अंदर अपनाया जाता है। और एक चीज़ और याद रखनी है थोड़ी सी, उसके बारे में अपने आगे बात करेंगे। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, शुष्क खेती में खरपतवार नियंत्रण कौन सी विधि द्वारा किया जाता है? कौन सी विधि द्वारा किया जाता है? रासायनिक विधि द्वारा। अगला पॉइंट है, शुष्क खेती में जब अपने फसल का चुनाव करते हैं तो ऐसी फसल का चुनाव तो अपने को करना ही है जो कम पानी चाहने वाली हो। जैसे यहाँ पर जो फसलें दी गई है वो कम पानी चाहने वाले ही है, राजस्थान के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त है। और उन फसलों में भी ऐसी किस्मों का चुनाव करना है जो कम समय के अंदर पके और कम से कम जल की आवश्यकता उन फसलों को हो, तो उन किस्मों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बाजरे के बारे में बात करते हैं। बाजरे की MH 178 है, WCC 75 है, RHB 9 है और HHB 67 है। ये ऐसी किस्में हैं जिनका उपयोग शुष्क खेती के अंदर कर सकते हैं। जवार है, जवार की CSH 14 है, CSH 6 है, SPB 96 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है। तो इस की जो किस्म है, इन किस्मों का उपयोग मुख्यतः शुष्क खेती के अंदर किया जा सकता है। तिल में T13 है, मूंगफली में JL 24 है, GG2 है, 1 के 12 से 24 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है, जिसका उपयोग शुष्क खेती के अंदर किया जा सकता है। सरसों है, सरसों की 9202 जिसको पूसा जय किसान के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है, क्योंकि ये एक ऐसी किस्म है जो बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित किस्म है। सरसों की कौन सी किस्म जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित है? बायो 902 या पूसा जय किसान, और इसका उपयोग शुष्क खेती के अंदर भी कर सकते हैं। वरुणा है, पूसा बोल्ड है, दुर्गामणि है, अरावली है, इन किस्मों का उपयोग मुख्यतः सरसों के अंदर शुष्क खेती में कर सकते हैं। तारामीरा की T27 है, दाहो चना की दाहोद येलो है, RSG2 है, G2 है, C235 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कई बार पूछा जा चुका है। गेहूं की D134 है, राज 3077 है, राजस्थान के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त किस्म राज 3077। खैर आजकल तो नहीं बोते, नई किस्में आ गई, परंतु किताबों के अंदर अभी चल रही है। तो राज 3077 लवणीय भूमि के अंदर बोने के लिए, क्षारीय भूमि के अंदर बोने के लिए, पछेती बुआई के लिए, राजस्थान के लिए सबसे उपयुक्त, शुष्क भूमि के लिए सबसे उपयुक्त ऑलराउंडर वैरायटी कौन सी है? राज 3077। जहाँ ऑप्शन में दिख जाए वहीं पर टिक कर देना चाहिए। एक मुक्ता है, तो ये किस्में ऐसी है जो गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त है, जो कि है RD 31 या जिसको राजकिरण के नाम से भी जाना जाता है, RD 2552 है। गवार की RGC 936 है, काफ़ी ज़्यादा बार पूछी जा चुकी है, इंपॉर्टेंट वैरायटी है।
दुर्गापुरा सफ़ेद है, दुर्गापुरा जय है, मूंग की 851 है, RMG 62 है, पूसा बैसाखी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वेराइटी है पूसा बैसाखी, कई बार पूछी जा चुकी है। मोट की जड़िया ज्वाला, RMO 40, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है जो कई बार पूछी जा चुकी है। अरहर है, अरहर की ICPH 8 है, प्रभात है, उड़द की T9 है, बरखा है, अरंडी की अरुणा है। ये ऐसी किस्में हैं जिनका उपयोग शुष्क खेती के अंदर किया जाता है। तो इन किस्मों को याद रखना, कई बार पूछी जा चुकी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो कहता हूँ कि फसलों के अंदर जब किस्में याद रखते हो तो ये किस्में तो याद हर हाल में कर ही लेना, क्योंकि ये पूछी जा ही जा सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। देखो, विभिन्न फसलों के अंतर्गत सिंचित व असिंचित क्षेत्रफल, ये शुष्क खेती से थोड़ा सा अलग पॉइंट है लेकिन है इंपॉर्टेंट। देखो क्या होता है कि अगर अपने बात करें कि जितना कुल बोया जाता है, मान लो क्षेत्रफल भारत के अंदर किसी फसल के अंतर्गत बोया जाता है, मान लो अपने पूरे भारत की बात करें, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, थोड़ा सा अलग है पर तो लेते हैं। जैसे गन्ना है, गन्ने के अंदर क्या है कि सिंचित क्षेत्रफल गन्ने के अंतर्गत कितना है 93% और असिंचित क्षेत्रफल कितना है 7%। तो इसके बारे में बात करते हैं। मान लो पूरे भारत के अंदर 100 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गन्ना बोया जाता है। कितने हेक्टेयर क्षेत्रफल में बोया जाता है गन्ना? 100 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मान लेते हैं। तो इसमें से 93 हेक्टेयर क्षेत्रफल, इसके अकॉर्डिंग कितना 93 हेक्टेयर क्षेत्रफल तो बोया जाएगा सिंचित क्षेत्रफल या सिंचाई जहाँ पर होती है उन खेतों में 93%, यानी 93 हेक्टेयर तो बोया जाएगा जिन क्षेत्रों में सिंचाई होती है वहाँ पर, और केवल 7 हेक्टेयर ही ऐसी जगह पर बोया जाएगा जहाँ पर सिंचाई की कमी है। समझ में आया कुछ? यानी गन्ने के अंतर्गत सिंचित क्षेत्रफल कितना है 93% और असिंचित क्षेत्रफल कितना है 7%। ठीक है, जो सर्वाधिक है। गन्ने के अंतर्गत सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल आता है। गेहूं के अंतर्गत 85% सिंचित क्षेत्रफल है, 15% असिंचित क्षेत्रफल है। यानी गेहूं का जितना कुल क्षेत्रफल बोया जाता है उसमें से 85% गेहूं तो सिंचित भूमि पर बोया जाता है और 15% असिंचित भूमि पर बोया जाता है। सरसों के अंतर्गत 65% सिंचित है, 35% असिंचित है। धान के अंतर्गत 50% सिंचित है और 50% असिंचित है। धान 50-50 है भाई। कपास के अंदर 35% सिंचित क्षेत्रफल में बोई जाती है कपास, 65% असिंचित क्षेत्रफल में बोई जाती है। तिलहन 20% सिंचित क्षेत्रफल में बोई जाती है और 80% बोई जाती है असिंचित क्षेत्रफल में। दलहन 20% बोई जाती है सिंचित क्षेत्रफल में और 80% बोई जाती है असिंचित क्षेत्रफल में। अब इसमें से 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनते हैं, वो कौन से हैं? पहला गन्ना और दूसरा दलहन। क्या इम्पोर्टेंट है देखते हैं आगे वाले पेज में। देखो, महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करते हैं शुष्क खेती के बारे में। शुष्क खेती के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला बिंदु उसी से संबंधित है जो अपने पीछे अभी पढ़ के आए हैं। सबसे अधिक सिंचित क्षेत्रफल गन्ने की फसल के अंतर्गत आता है। कितना है? 93%। गन्ने की फसल के अंतर्गत कितना सिंचित क्षेत्रफल आता है? 93%, जो सर्वाधिक है। ये पहला क्वेश्चन बनता है जो कई बार पूछा भी जा चुका है, पूछा भी जा सकता है। इसमें 93% पूछने की ज़रूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट सीधा यही पूछ सकते हैं कौन सी फसल के अंतर्गत सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल आता है। तो कौन सी फसल के अंतर्गत आता है? गन्ने के अंतर्गत। दूसरा, सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल दलहनी फसलों के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कितना? 20%। शुष्क खेती में ग्लाइफोसेट नामक खरपतवारनाशी व शून्य भू परिष्करण को रीढ़ की हड्डी माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खरपतवारनाशियों में पूछ सकते हैं। अगर ऑप्शन में शुष्क खेती हो ही ना और आपसे पूछ ले शुष्क खेती में रीढ़ की हड्डी किसे माना जाता है और ऑप्शन में खरपतवारनाशियों के नाम दे दे, तो कौन सा खरपतवारनाशी?
ग्लाइफोसेट नामक खरपतवारनाशी ऐसा है जिसको रीढ़ की हड्डी माना जाता है शुष्क खेती के अंदर, क्योंकि शुष्क खेती में अपने भू परिष्करण तो कम से कम करते ही है, इसलिए शून्य भू परिष्करण को भी इसमें रीढ़ की हड्डी माना जाता है। यानी बिल्कुल भी जो निराई जुताई भू परिष्करण की क्रियाएं हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना भी इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब जब भू परिष्करण की क्रिया बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं तो फसल बोने से पहले जो खरपतवार उगे हुए हैं खूब सारे जंगली, उनको ख़त्म कैसे करेंगे? तो उनको ख़त्म करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है ग्लाइफोसेट का छिड़काव कर दो, जो एक ऑल ओवर खरपतवारनाशी है, यानी सबको नष्ट करेगा। तो ग्लाइफोसेट व शून्य भू परिष्करण दोनों को शुष्क खेती के अंदर रीढ़ की हड्डी माना जाता है। एक चीज़ और याद रखना, 4 नंबर पॉइंट, शुष्क खेती में एकल व मिश्रित फसल प्रणाली रखी जाती है। एकल फसल प्रणाली यानी एक फसल बोना, या मिश्रित फसल प्रणाली क्या होती है जिसमें 2 फसलों को मिश्रित करके बोना, अलग अलग नहीं बोना, ये प्रणाली भी शुष्क खेती के अंतर्गत रखी जाती है। दोस्तों आज का टॉपिक शुष्क खेती अपना पूरा हुआ। इसके अंदर कुछ टॉपिक ऐसे भी होंगे शायद जो आपके समझ में नहीं आए होंगे, तो उनके बारे में पूर्ण विस्तार से चर्चा करने के लिए आगे अपने अलग क्लासों की व्यवस्था करेंगे, अलग क्लासों भी लगाएंगे। तो आज के टॉपिक में उम्मीद करता हूँ आपको सारा कुछ बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है बढ़िया तरीके से तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी वीडियो हैं उनको लाइक करें और आगे दोस्तों के अंदर शेयर करें। और अगर किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन से संबंधित, कोई मैटर से संबंधित, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और आप कमेंट के थ्रू भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।